पर पूरा भरोसा है और एक बार जनता उन्हें मौका देकर जरूर देखेगी। और हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। बिलाल सब्जवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं। रत्नेश राय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीएन द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और विजय जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। यहाँ पर चुनाव बहुत नजदीक है, अभी जयंत चौधरी को हम सभी सुन रहे थे। शुरुआत में जयंत चौधरी से ही करूंगी, क्योंकि आरएलडी नेता हैं और एक बार गठबंधन हुआ यहाँ पर सपा और आरएलडी का, तो कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें हैं उन्हें कि उन्हें लगता है कि वो एक बार फिर से एक बार सत्ता में काबिज जरूर होंगे। तो एक है ऐसी धारणा उन्होंने बना रखी है। लेकिन अभी जो हमने देखा वो ये भी कि मथुरा में उनका वोट है, लेकिन वो आज वोट देने नहीं गए। तो सबसे पहले इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? नहीं नहीं, जैन जी का वोट मथुरा में जो है वो नहीं देना एक संकेत है, और ये उनको पार्टिसिपेशन करना चाहिए, मैं यही कहूंगा। दूसरी बात ये है कि जयंत चौधरी जी की जो बड़ी एक विरासत है, कहूँ मैं पारिवारिक विरासत है, जो कि चौधरी चरण सिंह से चालू होती है, अजीत सिंह, और फिर उसके बाद जयंत जी के पास है। वो विरासत क्या इस चुनाव में उनके साथ बनी रहेगी? और ये जो कॉल है, जो कि सपा और आरएलडी की ज्वाइंट कॉल है, इस कॉल पे जो डॉटलैंड जिसको कहा जाता है, क्या बार बार, जैसे अभी टिकैत साहब भी कह रहे, साथ जाटों की बात केवल क्यों करते हैं? अरे भाई, जब आपकी बेल्ट है तो बात भी तो आप ही के करेंगे, किसी और की थोड़ी भी करेंगे। और बात तो होगी, कारण ये डिसाइडिंग वोट है। अगर डिसाइडिंग वोट आज जयंत चौधरी के साथ चलता है, देखिए सांकेतिक तौर पे राकेश टिकैत की सारी बातें ये बता रही थी कि वो किसानों के बारे में ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ है। और बीजेपी के खिलाफ अगर वो है, तो मैं ये कहूंगा कि क्या वो वोट भी करने जा रही है आज की डेट में? जयंत चौधरी और सपा के ज्वाइंट जो गठबंधन है, क्या उसको वोट भी करेगा वो? तो ये जो इंडिकेशन जयंत चौधरी के और राकेश टिकैत के लगातार थे, उन्होंने कहा कि हमने वो स्टेडियम तोड़ दिया जिसमें बीजेपी मैच करा रही थी। अरे भाई, आप सिर्फ स्टेडियम की बात कर रहे हैं, क्या वो बातें आज वहां नहीं हो रही हैं? आज भी हो रही हैं। और जहां तक मैं जो समझ पा रहा हूं कि जो अपील आज एक, देखिए बहुसंख्यक कौन है? जो हिंदू मतदाता है, वो बहुसंख्यक आज भी वेस्टर्न यूपी की 58 सीटों पे है। और जब वो वोट करेगा, आप धर्म की बात करते हैं, तो आप किसी न किसी के सेंटीमेंट को जोड़ते हैं अपने आप से। और जब ये कॉल बीजेपी योगी या मोदी करते हैं, तो इसका एक इंडिकेशन क्लियर जाता है। और जो मैं रूरल बेल्ट की पहले भी जो बात कर रहा था, मैं लगातार पिछले 4 दिनों की वीडियोस लोगों की देख रहा हूं, सीनियर जर्नलिस्टों की, कि रूरल बेल्ट क्यों ये बात बार बार कह रही है कि योगी मोदी ने साहब हमको बहुत कुछ दिया। अरे भाई, वो तो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। आखिर मतलब क्या है इसका भाई? कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो रूरल तक हिट कर रही हैं और मैसेज जा रहा। ये मेरे कहने का मतलब कतई ये नहीं है कि साहब 100% लोग जा रहे हैं उसकी ओर में, लेकिन ये जो इंडिकेशन और जो बातचीत हो रही है, बता रही है कि जो बीजेपी और योगी या मोदी की जो कॉल है, उसका मैसेज मासेज में गया है और नीचे तक जा रहा है। तो ये लड़ाई लंबी है, और जब ये पूर्वांचल की ओर बढ़ेगी, पिछले आने वाले जो पहले चरण के बाद के चरण के चुनाव हैं, तो रूरल बेल्ट और शहरी बेल्ट, पूर्वांचल में जाटलैंड नहीं होगी, अवध में जाटलैंड नहीं होगी। तो जो सारा फोकस है, जो बीजेपी के 60 है, जो अभी इन 58 सीटों की बात है, वहीं से सब कुछ लिखा जाएगा, मेरा ये मानना है। और आज की जो वोट परसेंटेज है, वो बहुत कुछ तय कर जाएगा। वेट करिए शाम के मतदान तक का। बिल्कुल विजय जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार बने हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी बिलाल जी कि यहाँ पर पश्चिमी यूपी में, चूंकि आज पहले चरण के चुनाव की शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है, इसे फतह करने की कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रचार प्रसार की, तो वो भी जमकर किया गया है। जनता को लुभाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की गई हैं। भाजपा एक तरफ जहां लगातार दावे कर रही है कि पश्चिमी यूपी का विकास हुआ है, तो वहीं अखिलेश यादव की अगर बात करें, तो अखिलेश यादव वहां पर जाकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जो हुआ वो हुआ, भाजपा की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? पश्चिमी यूपी का क्या मत हो सकता है? देखिए, अगर पश्चिमी यूपी की अगर बात करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
बार बार आपके दर्शकों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो चुनाव है वो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार एट्रोसिटीज पे लड़ा जा रहा है जी। और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्पेंसी की लहर नजर आती है। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है जी। और इस प्रथम चरण का चुनाव का इम्पैक्ट जब इसके एग्जिट पोल आएंगे तो सभी चरणों पर नजर आएगा। यहाँ पर मुद्दे हावी हैं, किसानों की समस्याएं यहाँ के चुनाव पर हावी है, किसानों के साथ जो एट्रोसिटीज है वो यहाँ हावी है, किसानों का आंदोलन यहाँ लोगों को प्रभावित कर रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे यहाँ पर ज्यादा हावी हैं, महंगाई के मुद्दे यहाँ पे हावी हैं। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव को जो सांप्रदायिक शक्तियां बार बार एक सांप्रदायिक रूप देने की बात करती हैं, वो मुद्दा इस बार यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है जी। जहां तक गट फील की बात है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव किसानों के मुद्दे पर, किसानों की समस्याओं पर, बेरोजगारी पर, महंगाई के मुद्दों पर, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्पेंसी का भाव है उस फील के साथ लड़ा जा रहा है। लोग इस पैटर्न पे वोट कर रहे हैं। लेकिन इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी आप दो भागों में बांटकर देख सकती हैं। एक तो इसका ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर यह भाव बहुत ज्यादा नजर आता है, वही एक इसका अर्बन क्षेत्र है। तो अर्बन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है बनिस्बत ग्रामीण क्षेत्रों के। इसका अनुपात हमें देखना होगा कि फाइनली एग्जिट पोल में क्या नजर आता है। लेकिन ओवरऑल जब लहर की बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर चुनाव मुद्दों ज्यादा लड़ा जा रहा है और सांप्रदायिक मुद्दे उस तीव्रता के साथ क्लिक नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो पिछले चुनाव में क्लिक किए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये देखने की है कि ठंड का माहौल है और लोग सेकंड फेज में तेजी से वोट करने निकलेंगे, यानी कि 1 बजे के बाद जब धूप तेज होगी तो लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे और चुनाव मत प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक इस चुनाव प्रतिशत में थोड़ी सी ढिलाई नजर आई। हालांकि लोग अपना मत देने के लिए निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन ये सेकंड हाफ में जब एनवायरमेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, धूप निकलेगी तो लोग इस मत प्रतिशत को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जितना भाव मैं रीड कर पा रहा हूं यहाँ पर किसान आंदोलन का, किसान बिरादरी का ओवरऑल इम्पैक्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रभावशाली महसूस होता है। जी बिल्कुल बिलाल जी। रतीश राय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतीश राय जी, मेरा सवाल आपसे है, मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टो जो है वो किसी भी राजनीतिक दल का एक विजन होता है, उस आधार पर जनता तय कर पाती है कि हमें किसको चुनना है, किस मैनिफेस्टो में हमारे फायदे की बातें हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस का और सपा का और भाजपा का जो घोषणा पत्र है, अगर हम बात करें भाजपा की तो उन्होंने उसको संकल्प पत्र नाम से जारी किया था, और अगर हम समाजवादी की बात करें तो उन्होंने वचन पत्र के नाम से इसको जारी किया। तो इन मैनिफेस्टो को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं उनका मैनिफेस्टो आ गया है, नाम अलग अलग है, लेकिन जो राजनीति किस ओर जा रही है सबसे पहले ये देखना होगा। हर पार्टी जो है वो ये जोर दे रही है कि हम फ्री में कितना किसको क्या दे सकते हैं जी। कोई बिजली की बात कर रहा है, कोई लैपटॉप की बात कर रहा है, कोई स्कूटी की बात कर रहा है, कोई पेट्रोल की, या तमाम तरह की बातें कर रहा है। तो क्या ये फ्री की राजनीति उचित है लोकतंत्र में, या हम किसी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इंडस्ट्रीज लगाएं? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सामने आती है। तो क्या इस तरीके से वोटर्स को फ्री के चक्कर में फंसा के वोट लेना क्या उचित है? रतेश जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, आगे आपसे इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और बागेश्वर के कपोल ले चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं। आदरणीय शेर सिंह गढ़िया जी, अभी आप जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही मार्मिक और भावुक बातें आप सबके सामने रखी, और 40 साल तक कांग्रेस में जो रहे और लगातार एक नींव के पत्थर की तरह वहां काम करते रहे, और आज उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ दी, उनके साथ जो धोखा हुआ है, आप समझ लीजिए भाइयों बहनों, ऐसे व्यक्ति जब कांग्रेस छोड़ रहे हैं इसका मतलब कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस समाप्ति की ओर है। आदरणीय नारायण राम आर्य जी, हमारे पूर्व विधायक और मेरे बहुत बड़े भाई, बहुत लंबे समय से, बचपन से जिनसे मेरा सानिध्य रहा है, आदरणीय
हीरा करमेल जी, आनंद धपोला जी, विक्रम शाही जी, राम सिंह कोरंगा जी, सविता नगरकोटी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य सतीश कुमार जी, ग्राम प्रधान सिंकुना मोहनलाल जी, जितेंद्र वर्मा जी, आनंद तिवारी जी, गणेश भौरियाल जी, सुंदर गढ़िया जी, यहाँ के प्रभारी गोविंद टंगड़िया जी और विश्व हिंदू परिषद के हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष दरपान सिंह कोरंगा जी, राम सिंह कोरंगा जी, धपोला जी और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, उपस्थित नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं आज आप सबके बीच में आकर आप सबको देखकर और जहां अभी यहाँ जहाँ कुमरियान की ह्यूम पड़ रही और ह्यूम बाद आज घाम आएगी है, आज सूर्य भगवान प्रसन्न हो गया और मैं तमुन सपुन हितु फुल संख्या में यहाँ देख मैं बिल्कुल पक्को भरोस होगी, मैं बिल्कुल विश्वास होगी, मैं आश्वस्त हो गई हूँ कि ये क्षेत्र में, सिंकोना क्षेत्र में, कांडा क्षेत्र में, कपकोट क्षेत्र में, पूरा बागेश्वर में और आसपास के सब क्षेत्र में एक बार भारी बहुमत आपू सब जो है कमल खिलौने वाल छो और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाल छो। भाइयों बहनों, जहां एक तरफ आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, पूरा भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है और मोदी जी एक जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं। उनकी मां ने दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके अपने बच्चों का लालन पालन किया। मोदी जी जानते हैं गरीबी क्या होती है, मोदी जी जानते हैं परेशानियां क्या होती हैं, समस्या क्या होती है। तभी मोदी जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं बनी है देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक, आज तक गरीबों के लिए कभी इतनी योजनाएं नहीं बनी, हमारे अनुसूचित वर्ग के लिए कभी इतनी योजनाएं नहीं बनी, हमारे पिछड़ी जाति के हों, शोषित हों, दलित हों, वंचित हों, सबको मुख्य धारा में लाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां की लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा बीच में कोरोना का संकट आ गया और कोरोना महामारी पूरी दुनिया के अंदर आई, पूरी दुनिया के अंदर महामारी आई और हमारे उत्तराखंड में भी आई। महामारी के समय में अगर ये महामारी के समय में कोई दूसरी सरकार होती तो ये वैक्सीन बनाने में, जो टीका लगाया आप लोगों को, वो टीका बनने में 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। मैं नमन करना चाहता हूं देश के वैज्ञानिकों को भी, जिनकी अथक मेहनत से और मोदी जी के नेतृत्व ने हमको 6 महीने के अंदर सुरक्षा का कवच देने का काम किया। और बागेश्वर से ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के किए गए कार्यों को गिनाया, साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले पहले चरण के चुनावों की। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं यूपी का पहला चरण। आपको बता दें कि आज 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। जगह जगह पर वोटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगह की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है वोट को लेकर। इस बार युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी एक एक करके पहुंच रहे हैं, वोट दे रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले तक का प्रतिशत जो है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। हालांकि अब वोट प्रतिशत जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। बिलाल जी लगातार बने हुए हैं। रत्नेश राय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। यही कह रहा था कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जी, वो इस बात की बात करें कि हम कितना रोजगार देंगे, कितनी इंडस्ट्री लगाएंगे, क्या डेवलपमेंट करेंगे, क्या बुनियादी सुविधाएं आपके लिए मुहैया कराएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि सारी की सारी पार्टियां सिर्फ यही बात कर रही हैं कि हम आपको फ्री में क्या देंगे। जी, एक फेरिस्त पूरी की पूरी लोगों ने रख दी है सामने। इतनी रख दी है कि आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी, आपको कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं है। आखिर में अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? जी, फ्री में वो सामान आएंगे कैसे? बिजली मुफ्त देने की 300 यूनिट तक की बात हो रही है, सिलेंडर देने की बात हो रही है, लैपटॉप, स्कूटी, तमाम इस तरह की चीजें। लेकिन नौकरी जनरेट करने के लिए इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, इस पूरे चुनाव में देखने को मिल रहा है कि टिकट देने से लेके और अभी तक कैंपेन में सिर्फ जातिगत बातें हो रही हैं, धर्म की बातें हो रही हैं। जबकि अगर हम पूर्वांचल की बात करें, मैं बनारस में हूं, बनारस में 2014 के बाद जिस तरीके से हम लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिला है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे यहाँ पे जो तार अंडरग्राउंड हुए हैं, अमूल बनास इन डेयरी यहाँ पे एक इंडस्ट्री के रूप में बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पर्यटन के अगर तौर पे देखा जाए तो पूर्वांचल में और खासतौर से बनारस में, पूर्वांचल में बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इस तरीके के अगर डेवलपमेंट की बात हो, डेवलपमेंट का काम हो इस मैनिफेस्टो में, तो बात समझ में आती है। लेकिन हर तरफ फ्री में चीजों को देने की बात हो रही है, चाहे वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखा जा रहा है। सब लोग ये फ्री की राजनीति करने की बात कर रहे हैं। जी, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश जी, आपसे जानना चाहूंगी भाई, क्या चुनावी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? पहले चरण का चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व जिसका आगाज आज शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम जगह जगह पर देख भी रहे हैं कि लोग जो हैं वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अब सभी राजनीतिक दलों के लिए टेंशन जो है वो जरूर बढ़ती हुई अब नजर आ रही है धीरे धीरे। है कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, तो जनता भी समझदार है। विकास के नाम पर सुबह से ही लोग कतारों में लग के विकास के ही नाम पे वोटिंग करने निकले हैं। रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण की, प्रथम चरण ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को तय करेगा। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन राजनीतिक दलों को ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी से माहौल बनता है और आगे अंतिम चरण तक वही माहौल कंटिन्यू रहता है, उस पे ही वोटिंग होती है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों ने जो अपना एजेंडा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें ज्यादातर फ्री का देने का जो वादा किया है वो कहां से पूरा करेंगे, कैसे देंगे, इसका लेखा जोखा किसी ने नहीं बनाया। हालांकि चाहे आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में फ्री देने के वादे पर सरकार बना ली, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनकी एंट्री हो गई है। यहां भी उन्होंने शुरुआत कर दी है फ्री बिजली देने की। उसके बाद समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी ने उत्तर प्रदेश वासियों को फ्री में बिजली देने का, कोई 300 यूनिट दे रहा है, कोई 400 यूनिट दे रहा है, कोई पूरी तरह से माफ कर रहा है। किसानों के लिए फ्री बिजली तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह का फ्री का वायदा इन चुनाव में किया जा रहा है वो कहां से राजनीतिक दल पूरा करेंगे सत्ता में आने के बाद, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। हालांकि जनता समझदार है, देख भी चुकी है। लगातार 2007 से बात करेंगे तो उन्होंने मेजॉरिटी की सरकार दी है। वो 2007 से 12 में बसपा को मेजॉरिटी की सरकार दी
और उनका 5 साल का कार्यकाल देखा, उसके बाद उनको निगलेक्ट करके समाजवादी पार्टी को 2012 से 17 के बीच मेजॉरिटी की सरकार दी। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी 2017 में निगलेक्ट करके 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दी। अब भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के उस पर कितना खरी उतरी है वो जनता आज अपना मतदान देकर वो तय कर रही है, जिसका परिणाम 10 मार्च को आएगा। वो पता चलेगा कि योगी जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दी थी, उस पे खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं 10 मार्च को पता चलेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ लगातार विजय दुबे जी भी बने। विजय दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं यूपी करण और पहला चरण चुनाव, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आपको बागपत से खबर बता देते हैं, जहां पर 12 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत रहा है वो हम आपको बता देते हैं। बागपत में तीनों विधानसभाओं पर मतदान का प्रतिशत 12 बजे तक 23.77% हुआ है मतदान। बागपत में 23.77% मतदान हुआ। बड़ौत में 24.16%, छपरौली में 21.50% मतदान हुआ है। बागपत में तीनों विधानसभाओं पर मतदान का प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। 12 बजे तक 23.77% हुआ है मतदान। बड़ौत में 24.16%, छपरौली में 21.50% मतदान हुआ है। बागपत में तीनों विधानसभाओं पर मतदान का प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। और हम लगातार इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ के बीजेपी कार्यालय, जहां पर आपको बता दें कि द ग्रेट खली ने भाजपा की सदस्यता ली है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। जो रेसलर थे उनको हराने का काम किया। आप किसान के बेटा हैं, बचपन में पत्थर भी तोड़ने का काम किया, लोगों की मदद करते थे। एक